वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और अपनी डेट आज की हो चुकी है 15 दिसंबर। और क्या क्या हो सकते हैं 15 दिसंबर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो भी देख लेते हैं आप सभी लोगों से। मैं यही कहूंगी कि अपनी जितनी भी पुरानी कंटेंट थे सब कुछ चीजें अपना कवर अप करते रहना साथ साथ ही, ठीक है, मिस मत करना, वरना कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर पढ़ाई कम रह जाएगी। देखेंगे भाई, ये है हमारा टेली ग्रुप जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल यार मैं तो कहूंगी ज्वाइन कर लो सभी लोग, जल्दी से जल्दी, मिस मत करो टेलीग्राम चैनल को। और ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एजुकेशन ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे, AICTE बढ़ेंगे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है बहुत। एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, हट्टी कम्युनिटी और ADB बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम इधर उधर किए। सबसे पहले क्या हुआ है कि अभी एक बुक आई है, स्वाति नारायण एक एक्टिविस्ट है, उनकी बुक आई है अनइक्वल व्हाई इंडिया लैग्स बिहाइंड इट्स नेबर। अपने नेबर से कैसे इंडिया पीछे है। तो यहाँ पर उन्होंने 4 कंट्रीज की स्टडी करी है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की। उन्होंने ये बोला है कि भाई जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी, असमानताएं देखने को मिलती है। जबकि उन्होंने इस पूरे बुक में बांग्लादेश की बहुत तारीफ करी है कि वहां पर अ, जो उनके प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, सबसे छोटे छोटे बच्चों के, जो KG LKG उन सब के लिए, वहां पे सरकार नहीं उसको मैनेज करती, वहां पे BRAC के नाम से NGOs रन करते हैं। वहां पे कजोली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मॉडल चलता है जहाँ पे बच्चे जॉयफुल लर्निंग करते हैं, ठीक है। टीचर्स को और इन सबको काफी ज्यादा यहाँ पर फाइनेंस किया जाता है और बहुत ही जॉयफुल लर्निंग की जाती है। और सिर्फ 3 घंटे के लिए चलते हैं। मदर्स जो है यहाँ पर वो खिचड़ी खिचड़ी खाते हो ना, जैसे बहुत ही टेस्टी सी होती है, चावल और दाल का मिक्सचर होता है, तो उसका जो है उसके थ्रू वहां पर बच्चों को जो है वो बना के लेके आई जाती है वहां पर। तो इस तरीके से उन्होंने बातें बताई हैं। और इन्होंने बंगाली पढ़ना पढ़ाना वहां पे सिखाया दिखाया। तो उन्होंने इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें बताई कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इसको मैनेज करा है। जबकि अगर बिहार की बताएं तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बिहार में जब जिन बच्चों का सर्वेक्षण किया उनमें से संपन्न परिवार के बच्चों ने गरीब परिवारों के बच्चों की तुलना में काफी बेहतर अंक प्राप्त किए। पहली बात तो क्यों, क्योंकि जो वहां के थोड़े संपन्न परिवार के बच्चे जो आते हैं वो काफी अच्छा अपने आप को निजी स्कूलों में एनरोल कराना, पढ़ाई अच्छी करना, वो है। इन्होंने बताया कि बिहार के जितने भी स्कूल हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ही ऐसे टीचर्स हैं जो फेक डिग्री लेकर के इन जॉब्स में आ गए हैं और उनको पढ़ना तक भी नहीं आता है। जैसे एक वीडियो मैंने देखी थी, एक टीचर से बोला गया जनवरी की स्पेलिंग लिखने के लिए। हमारे मंथ ऑफ द ईयर पढ़ाते हैं ना बच्चों को छोटी क्लासेस में, तो जनवरी की स्पेलिंग लिखने के लिए बोला गया उन टीचर को, और वो नहीं लिख पाई थी। तो वही है, टीचर्स उनको मारते पीटते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो ये सब चीजें बिहार में उन्होंने बताई है इस बुक के अंदर। तो सर्वे के हिसाब से बच्चे यहाँ पर स्कूल्स में दाखिल हो जाते हैं, कई बच्चे आते भी नहीं हैं। नॉर्थ बिहार में बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बहुत ही कम बच्चे आए हैं। तो बेसिकली बच्चों तो यहाँ बच्चे एनरोल तो हो जाते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जाते, और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो वो प्राइवेट ट्यूशन जाके पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर उनको पढ़ाई अच्छी नहीं होती स्कूल्स में। तो इस तरीके से काफी अनइक्वल तरीके से बिहार में बताया उन्होंने। और ये बताया कि यहाँ पर जबकि जो बांग्लादेश और नेपाल की बात करें तो वहां के लोग स्कूल के बाद जो प्राइवेट ट्यूशंस होते हैं वहां पे पढ़ाई में नहीं खर्च करते, सिर्फ 35%, और यहाँ पे सिर्फ 29%। बांग्लादेश का एजुकेशन एक्ट है जिसपे काफी बात की है, जिसमें ये बोला था कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट ट्यूशन, गाइड बुक्स पे बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टीचर्स ही स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाने लग जाते हैं कि लोगों को प्राइवेट ट्यूशन और इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार में भी माता पिता ने शिकायत करी कि बड़ी संख्या में स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना का विपरीत असर हुआ देखने को वहां पर।
तो एक कंपैरिजन स्टडी इन्होंने करी और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे भारत के स्कूल्स हैं उनकी कंडीशंस किस प्रकार से डिटोरिएट हो चुके हैं। डिटोरिएट का क्या अर्थ होता है? काफी ज्यादा गिर सी गई है। तो इन्होंने ये सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करी है जो आपको आइडिया होना चाहिए इस पूरे के बारे में, समझे? तो एक तरीके से कंपैरिजन टाइप है विच आई थिंक एवरीबडी शुड नो, ठीक है ना? और इसको आप अच्छे से नोट कर लो और इसी को आप लोग अच्छे से लिख सकते हो कि ऐसी एक बुक आई है, ठीक है? आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे भी बढ़ते हैं यहाँ पर। सेकेंड आर्टिकल है यहाँ पर AICTE, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी BBA BCA वाले कोर्सेज होंगे उसे AICTE यहाँ पर हैंडल करने वाली है, ठीक है? उन्होंने यहाँ पर एक नया एक कोर्स जो है पूरा निकाला है, AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स या सॉरी टेक्निकल एजुकेशन, वो यहाँ पे पूरी चीजों को संभालेगी, ऐसा बताया गया। तो AICTE के बारे में भी देख लेते हैं। ये जो है BBA और BCA को संभालने वाली है, ठीक है? और AICTE है क्या? ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आती है, बहुत साल पहले बनाई गई थी 1945 में। और जो टेक्निकल एजुकेशन होती है ना पूरी, उसको संभालती है। अब टेक्निकल एजुकेशन में क्या आता है? टेक्निकल एजुकेशन में पूरा स्किल्स क्राफ्ट्स ये सब कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं, मतलब जो भी इतने स्किल्ड वर्क्स होते हैं ना वो सब टेक्निकल एजुकेशन में काउंट किए जाते हैं, उसे कहते हैं हम टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है? तो इंडिया में यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन है इसे वोकेशनल स्टडी भी कहते हैं। यहाँ पे पूरा इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो संभालती है। तो AICTE जो है वो अलग से इसको बनाया गया है, अलग अलग लोकेशन में इनके अलग से बने हुए हैं। होटल मैनेजमेंट, केटरिंग, टाउन प्लानिंग, फार्मास्यूटिकल्स, वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है? ये आप लिखा भी हुआ है। 1945 में एपेक्स लेवल की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी। तो यहाँ पर AICTE ने काफी अच्छा काम किया, इसलिए अभी पॉलिटेक्निक और इसको तो पहले से संभालती थी। अब यहाँ पर ये नए नए कोर्सेज बनाएगी एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके, और इसमें BBA और BCA जैसे टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये है AICTE, जो कि टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करते हुए एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड मैनर में तैयार करती थी, ठीक है? एजुकेशन के उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अब नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उसके अंडर काम करती है। टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डेवलप करते हुए टेक्निकल फील्ड में पूरा अपना काम करती है। कॉलेजेस को रिकॉग्निशन, कोर्स तैयार करना, क्वालिफिकेशन देखना, सब तरीके से AICTE अपने तरीके से काम करती है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, AICTE। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं, बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक है? चलो अगला देखेंगे कि एग्रीकल्चर का एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्या हुआ है कि इंडिया में क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। इंडिया में यहाँ पर क्लाइमेट से जुड़ी, क्लाइमेट के क्योंकि इतना ज्यादा डिसरप्शन हो रहा है, डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? इधर उधर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसी की वजह से जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है रीजन्स में आसपास, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर जो है इंडिया में यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो इसमें शुगर प्रोडक्शन है, शुगर प्रोडक्शन को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इथेनॉल की प्रोडक्शन को कम करना होगा, जिससे शुगर प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो हम इसी में यहाँ पर इस चीज को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर के जो सीजन है पूरा, एग्रीकल्चर का जो पूरा सीजन है, एग्रीकल्चर के पूरे रीजन की वजह से, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो पूरा टाइम है या पूरा एरिया है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट में आ गया है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमेशा ही एग्रीकल्चर पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑल्सो इंडिया ने भी केन्या को प्रॉमिस किया है कि $250 मिलियन का यहाँ पर वो उनको असिस्टेंस भी देने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट सब आपस में जुड़े हुए हैं,
ठीक है, कई बार इसके ऊपर हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया भी ट्रेड में काफी, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, साइज ज्यादा है, ट्रेड में खूब हेल्प करते हैं। इंडिया का पोर्शन ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा खासा कंजम्पशन मार्केट है। हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं तो कंज्यूम भी तो इतना ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि हमारी डिमांड भी तो इतनी है। डिमांड और सप्लाई के परस्पेक्टिव से भी तो इंडिया का वही चीज है, राइट। तो हमारे यहाँ पर और ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करना, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वही सारी चीजें हैं। इंडिया की पोजीशन इसमें काफी ज्यादा यूनिक है। फंड्स यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में खूब ज्यादा यहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, बस यही याद रखना है। और अगला सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बांग्लादेश से इंडिया में जो इलीगली माइग्रेंट्स आए हैं उनके ऊपर बात कर रहा है। कल को अगर इलीगल माइग्रेशन पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम, वेस्ट बंगाल, इन सब में आ रहे हैं, बिकॉज ये बांग्लादेश के साथ काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। अब वही मैं बात करूँ इस एक्ट की, जो एक्चुअली में ये वाला एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो ये पूरा एक्ट सिटीजनशिप, ये कहता है कि हम किसी की भी टर्मिनेशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी करते हैं इसके ऊपर, यही इसमें सिटीजनशिप एक्ट कहता है। और इसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 पार्ट सेकंड में इसके बारे में पूरा दिया गया है। ठीक है, तो जो इंडिया के सिटीजन 26 जनवरी 1950 के बाद बने हैं, ये उन्हीं के बारे में बात करता है। और साथ ही साथ इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को कई बार अमेंड किया, टाइम टू टाइम, जब जब जरूरत पड़ती है कुछ भी हम ऐसे कर सकते हैं। इंडिया जो है यहाँ पर दो तरीके की सिटीजनशिप रखता है, एक सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं। सिटीजन तो हमारे होते ही हैं, एलियंस जो बाहर से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे एक्ट में 6A भी आया था सेक्शन, जिसमें आसाम एकॉर्ड, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया गया था। आसाम एकॉर्ड कहते हैं उसको, जिसका अग्रीमेंट यहाँ पर आसाम के लोगों को सोशल आइडेंटिटी देना था। मतलब कि जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आसाम में प्रवेश करने वाले और राज्य में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर भारत में पूरा एक सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इस सिटीजनशिप के तहत भारत में 5 तरीके से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। या तो आपका जन्म ही यहाँ हुआ हो, बर्थ, एक आपका डिसेंट, मतलब कि आपने वारिस में लिया है, एक आपने रजिस्ट्रेशन के तहत लिया है, एक नेचुरलाइजेशन, और एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत। रजिस्ट्रेशन किया हो, डिसेंट के थ्रू हो, तो ये सब चीजों के तहत आप यहाँ पे ये चीज ले सकते हो। ठीक है, अगला हट्टी समुदाय। अब ये क्वेश्चन बनेगा, भाई ये हट्टी समुदाय कहाँ का है ना, ये भी एक सवाल बनेगा। हट्टी कम्युनिटी कहाँ की है? तो हिमाचल में हट्टी है, हिमाचल की है ये। हट्टी मतलब क्या होता है? एक तरीके से निटिंग कम्युनिटी, जो कि बनाती है इन चीजों को, एक जो भी वहां पर अपनी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स को सेल करना हो, इनको यहाँ पर 16 दिसंबर को इन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि हमें एक लॉ के तहत एसटी का स्टेटस ग्रांट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट खूब ज्यादा चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉ को अभी तक पास नहीं किया, कैबिनेट मिनिस्टर्स के उसमें। और जो वहाँ के सेंट्रल हट्टी कमेटी है, उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि इस लॉ को हाथों हाथ ही इम्प्लीमेंट करा जाए। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं काफी ज्यादा। हट्ट से इनका नाम आया है, हट्टी, क्योंकि जो हमारा ये पूरा एसटी पीपल है, ये लिस्ट उनकी 2023 की प्रिपेयर है। उसमें एसटी को और ऐड किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर के एसटी को ऐड किया गया है। इस लिस्ट को 4 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट से परमिशन मिल गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश के भी एसटी को ऐड किया जाएगा, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होगा। अगर वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होता है ना, तो उससे फायदा मिलेगा। क्या होगा उससे? जितने भी हमारे जितने भी अपने ये है ना, मतलब जितने भी पीपल हैं, उनको अपना जो फायदा चाहिए, जो एसटी कम्युनिटी को जो बेनिफिट मिलते हैं, वो उनको वहां से मिलना शुरू होंगे। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये बात है। ठीक है,
तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से ट्राइबल स्टेटस उनको दे। हट्टी कम्युनिटी एक तरीके से इनका नाम हट से आया, हट्स में रहते हैं और ये लोग जो है अच्छा खासा अपना वहीं पर ही सब कुछ बनाते हैं, वहीं पर ही क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा गिरी और टोन नदी के किनारे इनका सबसे ज्यादा बसेरा है, जो कि यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और यहाँ पर हट्टी के ही दो क्लैंस हैं, ट्रांसगिरी और जॉनसर बवार। वहां पर ये लोग अच्छा खासा अपना इंटरकास्ट मैरिजेस भी करते हैं, इंटर मैरिजेस। और इनमें जो है एक अपनी काउंसिल चलती है जो इनको पूरा गवर्न करती है, एग्जाम में बन सकता है, खुम्बली। खुम्बली जो है ये हट्टी समुदाय की गवर्निंग काउंसिल है। ठीक है। ऐसा जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हट्टी समुदाय की जो पॉपुलेशन देखी गई है वो करीब 2.5 लाख बताई गई है। कितने? 2.5 लाख बताई गई है, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन करीब 3 लाख हो चुकी होगी। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा, हट्टी समुदाय याद हो जाएगा हट्टी समुदाय के बारे में। चलो, लास्ट है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने अभी $658 का पाकिस्तान को असिस्टेंस दी गई है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये बोला कि पाकिस्तान का जो ऋण है वो जबरदस्त अस्थिर हो चुका है, तो ये चीज यहाँ पर एडीबी को एक फाइनेंसिंग पैकेज मिला है। ठीक है। और जिसमें 300 मिलियन का इनको लोन भी है, एक तरीके से ब्याज की दरों पे मतलब बाजार की दरों पे उनको लोन मिला है। वही मैं बात करूं एडीबी की, देखो आपने बैंक्स के बारे में काफी पढ़ा होगा। आपने एआईआईबी पढ़ा होगा, एडीबी पढ़ा होगा, एनडीबी पढ़ा होगा। एनडीबी बैंक तो ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स की कंट्रीज ने मिलकर के बनाया है। एआईआईबी चाइना की उपज है 2016 का। ऐसे एडीबी बहुत पुराना है, 1966 में मनीला फिलीपींस में 68 मेंबर्स हैं। इसमें चाइना भी है और इसमें इंडिया भी है, इसमें यूएसए और जापान भी है। सबसे ज्यादा एडीबी में जो पैसा लगा हुआ है ना वो यूएसए और जापान का शेयर है, इसलिए उनकी चलती भी बहुत ज्यादा है। तो ये बात चाइना को बर्दाश्त नहीं होती, तो चाइना ने क्या करा, अपना एआईआईबी बैंक बना दिया, जिसमें वो अपना अपना अलग से रखता है। उसमें यूएसए और जापान नहीं है, उसमें इंडिया है। चाइना का सबसे ज्यादा शेयर है, उसके बाद फिर इंडिया का शेयर है। तो एडीबी बैंक क्या करता है, लोन देता है ताकि जो भी कंट्रीज की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, डेवलपमेंट करा सके, वही चीज है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने भी एडीबी से 96.3 यूएस डॉलर का लोन लिया हुआ है ताकि हिमाचल प्रदेश में सारा बेटर किया जा सके। अर्बन पब्लिक सर्विसेज के लिए भी हमने लोन लिया है, कोविड-19 के समय 1.5 बिलियन का अच्छा खासा अमाउंट लिया था हमने क्रेडिट के लिए। कोविड-19 में काफी सारी बार हमने भी उनसे लोन लिया है एडीबी बैंक से। ठीक है। तो आराम से अभी तक हम लोगों का इनसे $52.6 बिलियन का लोन चल रहा है। तो एडीबी जो है बैंक, वो इसी तरीके से काम करता है, लोन देने का काम देखता है। 19 दिसंबर 1966 मनीला में बना हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और 68 कंट्रीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारी सारी कंट्रीज लर्न कर लो, बट ये आपको नाम पता होनी चाहिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ठीक है, यूएस, चाइना, साथ ही साथ मतलब चाइना इसमें जो है वो इतना से रखता नहीं है, तो चाइना तो इसका पार्ट नहीं है। पर बाकी कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, मतलब चाइना भी है लेकिन वो काफी लेट पार्ट बना था इसका। थाईलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड काफी रिसेंट ज्वाइन हुआ है, मतलब कुछ साल पहले ही ज्वाइन हुआ है, तो आयरलैंड आप याद रख सकते हो, रिसेंटली ज्वाइंड इन एडीबी। उसके अलावा आयरलैंड के अलावा जो है एक और कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, न्यूजीलैंड के पास में एक कंट्री है जो अपने आप को आइलैंड कंट्री कहती है, न्यूई। ठीक है। एसोसिएशन साथ में है न्यूजीलैंड के, पर अपने आप को अलग से भी कहती है वो। तो वो कंट्री भी रिसेंटली ऐड हुई है, इसका नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। ऐसे ही आज की क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। धनुष गन एक डिफेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। धनुष गन 155 मिलीमीटर लॉन्ग एक आर्टिलरी गन है, स्पेशल तरीके से तैयार की गई है, भारत की सरकार ने ही इसको तैयार करा है। ये जो है तैयार किया है इंडिया की एडवांस्ड वेपन्स एक कंपनी है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, उन्होंने इसको तैयार किया। और ये जो है 2019 से सर्विस में दी गई है और इंडियन आर्मी को ये पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी है, ताकि जो पुरानी हमारी 105 की फील्ड गन्स थी उनको रिप्लेस करके 155 लॉन्ग गन आ चुकी है धनुष गन के
नाम से, ठीक है। बाकी सब गन्स को रिप्लेस करके ये आ गया। और ये यहाँ पर कहाँ पे मैन्युफैक्चर की गई थी? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ओपन था, वहां पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में आप लिख लो। धनुष गन 155 मिलीमीटर और 36 किलोमीटर तक की रेंज में जाती है। इंडिया की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट है, ठीक है, सेकंड नहीं है, पहली इंडिजिनियसली बिल्ट है। वहां क्वेश्चन में आई थिंक सेकंड लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट है इंडिया की। डेवलपमेंट इसकी फर्स्ट प्रॉपरली है, बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, अब जाकर के काफी ट्रायल्स के बाद दे दी गई है, ठीक है। ऑटो लेइंग फीचर है, नेविगेशन बेस्ड साइट भी हो जाती है इसमें, तो काफी अच्छी और काफी डेवलप्ड गन के रूप में है, ठीक है। आज का इसरो के बारे में ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 को बनी थी। पहले इसका नाम इनकोसैट था, जवाहरलाल नेहरू के समय इसका नाम चेंज किया गया, ये मैं बता चुकी हूँ। आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट जो कि लॉन्च यूएसएसआर ने की थी। एमओएम मिशन इन्होंने कर लिया। चंद्रयान 3 मिशन किया हुआ है 23 अगस्त को, राइट। आदित्य L1 मिशन चल रहा है सूर्य की स्टडी के लिए, सन की स्टडी के लिए। निसार सैटेलाइट नासा के साथ बना रहे हैं। और और शुक्रयान। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि इसरो अपना देख रहा है। अभी हाल फिलहाल में गगनयान भी आता है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स जो आपको पता ही है, थोड़े से मैंने ब्रशअप करवा दिए। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के ऊपर बात है। एक लाइन है जिसका नाम है ब्रांट लाइन। मतलब कि क्या है ये? ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड, जिसे ब्रांट लाइन के नाम से बोला गया है, ये कहता है ब्रांट लाइन। ब्रांट लाइन है क्या? ब्रांट लाइन एक रिच और पुअर कंट्रीज में डिवाइड कर दो। इन्होंने क्या बोला कि रिच कंट्रीज कौन कौन सी है? पूरा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका रिच है। पुअर क्या है? पूरा अफ्रीका, एशिया, इनके बीच में डिविजन। तो ये है ब्रांच लाइन, ठीक है। ये कह रहा है रिच नॉर्थ, पुअर साउथ, ऐसा इन्होंने बोला। तो ये इस तरीके से बोला जाता है, रिच नॉर्थ और पुअर साउथ। ये एक रिपोर्ट आई थी, ब्रांट रिपोर्ट, जो कि विली ब्रांट ने लिखी थी। विली ब्रांट, उन्हीं के नाम पे ये ब्रांट रिपोर्ट पड़ गया, ठीक है। इन्होंने असल में जो इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ के, उसको स्टडी करने के लिए 1977 में इसको तैयार किया, मतलब बैठे थे। और 1980 में रिपोर्ट इन्होंने हमारे सामने रखी, जिसमें उन्होंने नॉर्थ साउथ डिवाइड के ऊपर बोला। इन्होंने बोला कि नॉर्थ के जितने भी कंट्रीज हैं वो बहुत ही रिच हैं, वेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल ट्रेड करती है, मैन्युफैक्चर करती है। जबकि पुअर कंट्रीज हैं सारी साउथ वाली, जो कि पॉवर्टी है और बहुत ही लो इनकम है। तो इन्होंने इस तरीके से जीडीपी के अकॉर्डिंग ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ डिवाइड करके ब्रांड लाइन बोली, कि इमेजिनरी लाइन है, कुछ चलती नहीं है ये लाइन। इन्होंने ऐसे बोला, नॉर्थ साउथ के बेस के ऊपर इन्होंने एक अपनी बोला। तो ये एक आपको क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ साउथ और ये सारी जो हम देख रहे हैं, इसका बेस क्या है? ब्रांच लाइन जो है, इसको आपको एनालिसिस करना है कि बेसिकली इस ब्रांच लाइन का पर्पस क्या है, डायनामिक्स क्या है इसका। तो क्लासिफिकेशन ये सही नहीं है, इसको और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। ये हमारे लिए एक्यूरेट नहीं बैठती है आज के समय में, ठीक है। इसके इसके ऊपर आपको बताना है, ये बताना है कि आया था ये ब्रांड लाइन 1980s के समय आया था, लेकिन अब ये चीज और डेवलप हो गई है, ठीक है। आप पहले ब्रांड लाइन समझाओगे, ब्रांड लाइन क्या है। जोग्राफिकली स्प्लिट कर दिया रिच और पुअर को। रिच कंट्रीज आर ऑलमोस्ट लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। पुअर कंट्रीज आर लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इन्होंने इसी की तरीके से इन्होंने ग्लोबल नॉर्थ बना दिया और ग्लोबल साउथ कर दिया। ग्लोबल नॉर्थ में क्या इन्होंने बोल दिया? इन्होंने बोला कि ग्लोबल नॉर्थ में यूएस, कनाडा रिच कंट्रीज आएंगी। पूरा यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन्होंने इसमें काउंट कर दिया। साउथ में इन्होंने बोला पूरा अफ्रीका कर दो, पूरा एशिया कर दो रशिया को छोड़ के, और पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कर दो। ये सब आता है पुअर में, ठीक है। लेकिन बहुत सी साउथ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, ये तो काफी इमर्ज हुए हैं। तो ये सब इन्होंने कैटेगराइजेशंस करे। ये अप्रोच है जो मैं समझा रही हूँ। लेकिन इसमें आपको बताना है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बनती है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है ग्लोबल सिनारियो में कि इंडिया, आप इंडिया के रिस्पेक्ट में बताओगे कि इंडिया को बोला गया है वॉइस ऑफ
ग्लोबल साउथ की अपन लोग वॉइस बनते जा रहे हैं। तो कंट्रीज जो है अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दे आर ट्रस्टिंग इंडिया इन दिस। ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर सिर्फ वही नहीं रह गया, आपको इंडिया के बारे में बताने की कैसे हम लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज अपना के अपने आप को ब्रांड लाइन से हटा के अपने आप को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी है। समझ रहे हो? सो आपको इस तरीके से ये चीजें समझाते हुए चलनी है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से समझाएंगे, आपका काफी अच्छे से एक आंसर बन जाएगा। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ में किस तरीके से हम लोग इसे बेटर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ये सब अपना कंप्लीट कीजिएगा, और रिकॉर्डिंग कैसी लगी बताना यार। आप लोग बताते नहीं हो, कमेंट करो यार, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपका तो यार एक कमेंट ही जाता है हमारे लिए, एक मोटिवेशन हो जाती है, ताकि हम और अच्छे से और कंटेंट आपके सामने लेके आए, और बेटर आपको चीजें बताएं, आप और अच्छे से समझो इनको। समझ रहे हो? तो आप लोग थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिए। बताइए यार, वीडियो देखते हो तो एक कमेंट करने में क्या ही बुराई है ना? उसमें तो कोई बुराई नहीं लगती मुझे ऐसी। तो करो उसको और मुझे बताओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।